मुश्किलों से जूझ रहे हैं। आपके साथ साझा करेंगे अपनी कहानी, जिसमें चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहने का सबसे बड़ा एक टास्क है उनके सामने, और इन सब के साथ साथ उनके अपने अनुभव। आइए हम जानेंगे उन चारों लोगों से जो हमारे साथ इस वक्त पैनल में हैं। सबसे पहले जो सबसे वरिष्ठ हैं और जो नहीं भी हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं करबद्ध। और सबसे पहले श्री ऋषिपाल डडवाल भाई साहब हमारे साथ हैं। आप राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है। श्री संतोष गुप्ता जी, आप ISRN के CEO हैं और पिछले 2 दशक से सेवा कार्यों से ऐसे जुड़े हुए हैं कि कभी इनका जो मन है वो पूरा नहीं होता। जब जहां कहीं भी सेवा कार्य की बात होती है, सबसे पहले पहुंच जाते हैं और अपनी आर्मी खड़ी कर लेते हैं। कहते हैं कि जहां जब कोई चलना शुरू करता है तो काफिला पीछे तैयार हो जाता है। ऐसे संतोष गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से दिल्ली प्रांत संयोजक और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए आप शिक्षक भी हैं, श्री संजय स्वामी भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोई भी काम इनकी आंखों से बच नहीं सकता। जहां पर सेवा की जरूरत हो तो ये हमेशा तैयार रहते हैं कि कैसे ये बात की जाए कि हमको आज जो करना है उस पर पहले विचार करें, कल जो करना है उसकी योजना आज रात में बनाएंगे। पहले आज का दिन खत्म ना होने पाए और हम अपनी सेवाएं कैसे उन तक पहुंचाएं जिनको हमारी सेवाओं की जरूरत है और जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। और आप सबके साथ डॉक्टर शिरीष काशीकर जी जुड़े हुए हैं। आप निदेशक हैं NIMCJ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म अहमदाबाद के, और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी हस्ती जो हमको रूबरू कराएंगे अपने अनुभवों से और कैसे मीडिया की भूमिका है इस पूरे दौर में उससे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिरीष सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझे लगता है कि शिरीष जी का माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। एक बार जरा देखिए प्लीज। शिरीष जी का माइक अनम्यूट है। तो शिरीष सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने समय दिया, अपने कीमती समय में से हम सबके साथ आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समय की अपनी मर्यादाएं हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और इसका प्रसारण भी आप देख पा रहे होंगे, तमाम चैनल पर हम कर रहे हैं ISRN के, और तमाम लोगों का सहयोग भी यहाँ पर है। और सेवा की जब भी बात आती है तो सहयोग करने के लिए हर कोई खड़ा रहता है और तैयार रहता है कि वो क्या अपने खुद के वश में है जो वो कर सकता है। हम सब भी यहाँ उसका सिर्फ एक जिक्र करने, आपके पास पहुंचाने उस कार्यक्रम को जो यहाँ पर चल रहा है दिन रात, उसमें कोई भी ना तो थक रहा है, ना रुक रहा है, ना पीछे मुड़कर देख रहा है। सब लोग आने वाले कल की तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे हम इस महामारी का सामना करें और आगे बढ़ें। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगा ISRN के साथ। इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के CEO श्री संतोष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे ये जो समय आया, जैसे ही आप काफी समय से समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, और इस प्रकार जब भी कोई ऐसी आवश्यकता आ जाती है तो सारा देश एकजुट हो जाता है, जिसकी बानगी इस बार भी हमें बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिली। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे आप भी इस प्रकार का काम करते हैं, उनकी क्या भूमिका है इस कोविड-19 के पूरे दौर में, जहां पर इतनी बड़ी आबादी का एक हिस्सा जिसको मदद की जरूरत है और हम बहुत सारे लोग उसका दिन रात प्रयास कर रहे हैं। भैया आपका माइक म्यूट है। संतोष भैया आपका माइक म्यूट है। यस जी। सभी को सब राहुल जी धन्यवाद। और मेरे साथ जो आज इस संवाद कार्यक्रम में सहयोगी जो स्पीकर्स हैं उनको मैं नमन करता हूं। और सब लोग मुझसे बहुत सीनियर हैं, काफी समय से उनका अनुभव है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के क्षेत्र में वर्षों से वो काम कर रहे हैं निरंतर। ऐसे हमारे बीच में ऋषिपाल डडवाल जी राष्ट्रीय सेवा भारती से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सभी लोग हमारे साथ हैं। और आपने शिरीष जी का परिचय कराया, संजय जी का परिचय कराया, तो ऐसे सभी लोग अपने साथ में हैं। मैं आपने प्रश्न रखा है और मुझे बोलना है, इसलिए सबसे पहले मैं सबसे जो इन पूरे ग्रुप में सबसे जूनियर होने के नाते मुझे ये मौका मिला है अपनी बात रखने का, तो मैं जरूर रखता हूँ। तो मैं अपनी बात 2 तरीके से कहना चाहूंगा। एक तो
जो आज की डेट में आप सबको मालूम है कि कोरोना के कितने केसेस हो चुके हैं और कैसे पूरे विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। आप सबको एक छोटा सा जस्ट अपडेट देते हुए डेटा भी देना चाहेंगे कि अभी तक पूरी दुनिया में 43 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी तक इससे इफेक्टेड हुए हैं। जो इन्फेक्टेड हैं, कंफर्म केसेस हैं, वो मोर देन 43 लाख है, जो पूरी दुनिया का फिगर है। और एक बड़े दुख का विषय है कि इतने कम समय में इस महामारी के कारण जो डेथ हुई है वो 3 लाख से ज्यादा डेथ हुई है पूरी वर्ल्ड में। और इससे आपको मालूम होगा कि सभी देश इससे प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो देश प्रभावित है वो है अमेरिका, जो सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था, जिसके इकोनॉमी, जिसका सामर्थ्य, जिसका बजट, जिसका स्वास्थ्य क्षेत्र इतना सुदृढ़ था, वो भी आज चरमरा गया है। और वहां पर भी करीब 13 लाख से ज्यादा, अप्रॉक्स 14 लाख के आसपास अभी फिगर आज का है जो हो गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में करीब 83,000 से ज्यादा जानें इस बीमारी से गई है। और हमारे भारत में भी इस बीमारी का असर शुरू से है। और जब से ये फरवरी से नॉलेज में आया, तब से हमारे भारत की जो सरकार है उन्होंने इतना प्रोएक्टिव और प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जिसकी वजह से हम सब की नजर में तो ये 15 मार्च के आसपास ज्यादातर लोगों को ध्यान में आया विषय, लेकिन फरवरी से इसकी प्रिपरेशन हुई, और जिसके कारण इंडिया आज विश्व में एक लीडिंग कंट्री की तरह आगे जा रहा है। और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि ये फरवरी से शुरू हुआ कोरोना, अब जो है मई हम खत्म हो रहा है, मिड मई में है, और अभी भी इंडिया में अगर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस देखें, नंबर ऑफ कंफर्म केसेस देखें, तो अभी ज्यादा नहीं है। मतलब हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जो 130 करोड़ लोगों का देश है, इस अगर पॉपुलेशन को देखें तो उसके हिसाब से अभी सिर्फ हमारे कंट्री में करीब 76,000 लोग ही इन्फेक्टेड हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब इन्फेक्शंस में रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, और करीब 30,000 से ज्यादा लोग क्योर हुए हैं, ठीक हुए हैं। और आंकड़े ये भी बताते हैं, जो एक और दुनिया को आश्चर्य करने वाला आंकड़ा है, कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां सबसे कम मॉर्टलिटी रेट है। मतलब जो मरने वालों की इस बीमारी से जो डेथ हुई है उसकी संख्या सबसे कम है, वो करीब 3,000 के आसपास की संख्या है। ये जो आंकड़े कहते हैं वो ये बताते हैं कि कैसे इस कंट्री में कोरोना से इतना अच्छा प्रयास सरकार ने और लोगों ने मिलकर किया है, ये हमारे सामने आया है। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा था। और इसके साथ साथ मैं इनमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ISRN ने पूरे इस कोरोना में के दौरान क्या क्या काम किया है। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो हम लोगों ने कई सारे विषयों पर काम करने की कोशिश की, और 18 मार्च को हमने पहला ये निर्णय लिया कि देश भर में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको हम खड़ा करने का काम करेंगे, हर स्टेट में जागरूक करने का लोगों को काम करेंगे। और वो हमने बड़ी तत्परता से सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से कई सारी सेमिनार्स की, जिसमें 4 राज्यों में तो डायरेक्ट हम लोगों ने सेशंस किए, जिसमें 150 से ज्यादा संस्थाएं आई। और हमारे जो ISRN के वाइस चेयरपर्सन हैं डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, वो स्वयं 150 संस्थाओं से उन्होंने डायरेक्टली बात की और उन लोगों को अलग अलग कामों में लगाया, और उसका रिजल्ट भी हर जगह देखने को मिला है। और जिसके कारण अवेयरनेस जनरेशन में चाहे आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे प्रिवेंटिव किट डिस्ट्रीब्यूशन में हो, ऐसे तमाम काम किए गए हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, जो ISRN के लीडरशिप में हुआ है। ये मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने एक और अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें हमने शुरू में ही ये हमें लगा कि अगर ये सिचुएशन ज्यादा खराब होगी तो जो सरकारी एजेंसीज हैं, जो फ्रंट लाइन पे काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और उसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक वॉलेंटियर रिजर्व फोर्स बनाया। और ये जो वॉलेंटियर रिजर्व फोर्स है, ये इसमें हर एक तरह के लोग शामिल हैं, हर एक प्रोफाइल के लोग हैं, हर एक सेक्टर के लोग हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ISRN का ये इनिशिएटिव जो BRF जो लिया गया वॉलंटियर रिजर्व फोर्स बनाने का, उसमें देश भर से अब तक 5,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और ये 5100 के आसपास का आज की डेट का ये है। और सभी लोग बहुत अच्छा अपने अपनी जगह पर अपने अपने क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। हमने ये डेटा
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नीति आयोग को भी शेयर किया है कि अगर आपको इन वॉलेंटियर्स की इनके क्षेत्र में जरूरत है तो आप इनको अपने अपने एरिया में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ सेफ्टी के साथ इनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को, क्योंकि वो दिन रात काम कर रही हैं, तो उनको पीसीआर्स में थर्मस प्रोवाइड किया, टिफिन प्रोवाइड किया, जिससे कि वो गर्म पानी उनको मिल सके और स्वच्छ खाना मिल सके। ऐसे हॉस्पिटल्स को पीपी किट प्रोवाइड की कि जिनसे, जब ये शुरू की बात है जब पीपी किट यहाँ पर उतनी नहीं थी, अभी तो बहुत पर्याप्त मात्रा में पीपी किट बन रही हैं और लोगों के पास हैं। तो ये कुछ कुछ काम शुरुआती दौर से लेकर अब तक हुए हैं जो आईएसआरएन के माध्यम से हम लोगों ने करने की कोशिश की है। मैं वो सब आपके ध्यान में लाऊंगा। और एक और अब मैं अगर पूरे जो आपका सवाल था राहुल जी, मैं वहां आऊं कि देश भर में वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे काम किया है, तो मैं ये कहूंगा कि जैसे भारत का सेवा ये है ही, जैसे माना जाता है ना कि सेवा मानव जीवन का सौंदर्य है। तो और आपको याद होगा आजकल महाभारत भी सब लोग देख रहे हैं, तो एक मैं चर्चा छोटा सा करूंगा, समय कम है इसलिए अपनी बात को करने के लिए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, इसलिए यहाँ कोट करना चाहिए कि एक बार युधिष्ठिर के सामने यक्ष आए और उन्होंने पूछा कि लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है। तो युधिष्ठिर का आंसर था कि सबसे जो उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि समाज और संसार में दया ही श्रेष्ठ धर्म है। और अगर अपने आसपास जो दीनहीन हैं, असहाय हैं, अभावग्रस्त हैं, आश्रित लोग हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, जरूरतमंद हैं, पीड़ित हैं, अगर ऐसे लोगों को आप सेवा करोगे और उनको सहायता करोगे तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और शायद इसी वजह से जो आज के कार्यक्रम का जो टॉपिक भी है, सेवा परमो धर्म, इस बात को ध्यान में रखकर इस पूरे, अगर आप कोरोना वायरस के जो कोविड-19 का जो पीरियड अभी 50-52 दिन आज हो गए, अगर आप देखेंगे तो इस पूरे साइकिल के अंदर देश में बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आए हैं जिन्होंने जीवन में पहले कभी सेवा नहीं की थी, वो इस बार सेवा कर रहे हैं। हर तरफ आपको लोगों का जुनून मिलेगा, लोग अपने अपनी जो सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार लोगों ने लोगों की सहायता की है। इसके अलावा अगर आप कहें तो देश में पहली बार इस तरह के डिजास्टर, जो इतने लंबे समय तक चलने वाली जो आपदा थी, उसमें जो स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका है, और स्पेशली मैं बात करूंगा उन स्वयंसेवी संस्थाओं की जो जमीन पर काम कर रही हैं, जो मिशन मोड में काम कर रही हैं। वो किसी ग्रांट और फंड के लिए काम नहीं करती हैं, उनका अपना धर्म है काम का सेवा करना, और उस भाव को लेकर काम कर रही हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर एक बड़ी संस्था जो संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय सेवा भारती है, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं, जिनको अभी सुनने का हम सबको मौका मिलेगा। उनके द्वारा बहुत सारे देश भर में काम हुए हैं जो वो बताएंगे। इसके अलावा कुछ और जुड़ी हुई संस्थाएं जो जमीन पर काम कर रही हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, बाकी आपको और भी जानकारी जगह जगह से मिल रही होगी। जैसे एकल अभियान है, जिन्होंने 1.25 लाख गांवों में सेवा का काम पहुंचाने का काम किया है इन 52 दिनों में, ये एकल अभियान के माध्यम से हो पाया है। विकास भारती ने झारखंड के ट्राइबल एरियाज में बहुत काम किया है। भारत सेवा संघ ने काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन ने पूरे देश में युवाओं के साथ काम किया और इस 52 दिनों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। ऐसे ही बनवासी कल्याण आश्रम है, मानव साधना है, शीशगंज का गुरुद्वारा जिसकी स्टोरी टीवी पे भी आई, जो लोग रोज 1 लाख लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे रॉबिन हुड आर्मी करके एक संस्था है जो वॉलेंट्री संस्था है, उनके बहुत अच्छे काम हुए। एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन है, जिन्होंने जानवरों को, जो रोड पे गाय हैं, जो जो और जानवर हैं, उनको खाना खिलाने और उनका ध्यान रखा। ऐसे ही हमारा दीनदयाल रिसर्च सोच संस्थान है, और भी नंबर ऑफ संस्थाएं, मतलब मैं यहाँ पर नाम नहीं ले पाऊंगा सारी संस्थाओं का, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर इस तरह के काम हुए हैं, और बहुत अच्छे काम हुए हैं, और लोगों ने बहुत मन से, दिल से स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम किया। और एक चीज और अच्छी हुई है कि पहली बार, मतलब मेरी याद नहीं है, मैं पिछले 20 सालों से इस संस्था जगत के सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूं, लेकिन पहली बार मुझे देखने में आया कि नीति आयोग और भारत सरकार ने अपने कामों को उन्होंने जो है उजागर किया, और जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है उन सब की कामों को उन्होंने रिकग्नाइज किया। खुद नीति आयोग के सीईओ ने 3 बार बात की, देश भर के स्वयंसेवी संस्थाओं को पत्र लिखा,
हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वयं आए और उन्होंने स्वयं संस्थाओं से बात की। ऐसे बहुत अच्छे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी लीडरशिप में ये पूरा सक्सेसफुल कैंपेन चल रहा है, ये काम जो सेवा का काम है वो हो रहा है, वो एक अच्छा काम हुआ है। और इन सब के कारण एक अच्छी इमेज भारत की बनी है। और हम सब, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सेवा के कार्यों से जो हमारे गरीब भाई हैं, जो अपेक्षित लोग हैं, उनको सेवा के माध्यम से जो जरूरतें हैं वो जल्दी ही पूरी होंगी। और सरकार का जो अभी 2-3 दिन पहले ये आत्मनिर्भर अभियान आया है, ये भी सक्सेस होगा और इसमें भी स्वयंसेवी संस्थाएं मिलजुल कर बहुत अच्छा काम करेंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको सिर्फ एक मिनट और लूंगा और एक सूचना के साथ बात को आगे खत्म करूंगा कि हम लोगों ने इन सारे कामों को, जैसा आपने कहा था, मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन एक सेवा वॉरियर्स करके एक बुलेटिन भी बनाया है, सेवा वॉरियर्स बुलेटिन, जो हम आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिलीज करना चाहेंगे। मैं अपने कलीग अमन जी से कहूंगा कि थोड़ा ये शेयर स्क्रीन पे कर सकते हैं तो जल्दी से करें, जिससे कि उसको एक बार जस्ट दिखाया जा सके। ये वो सेवा वॉरियर्स है, आप शायद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो अभी है, जिसको हम लोगों ने सेवा वॉरियर्स नाम दिया है। और ये बुलेटिन देश भर में जो सेवा के काम हो रहे हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा उसका एक छोटा सा कंपाइलेशन है। इसको पूरे देश भर में हमारे जो वॉलेंटियर रिजर्व फोर्स है, उनके माध्यम से इसको कंपाइल करने का काम किया। और साथ में सोशल मीडिया पर लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने पे जो न्यूज आ रही थी, जो लोग काम कर रहे थे, जो पोस्ट कर रहे थे, जो मीडिया में न्यूज आ रही थी, उन सब के माध्यम से वो सबको इकट्ठा करते हुए इसको कंपाइल किया है। मैं जल्दी, समय नहीं है, ये आप हमारी वेबसाइट पर है जो www.isrn.in है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये सेवा वॉरियर्स को लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर पूरे संस्था जगत का इस पूरे 52 दिनों में क्या काम हुआ है उसका एक चित्रण है, जिसमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एसेंशियल आइटम डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रिवेंटिव किट है जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, सर्वेलेंस में क्या काम हुआ है, और अदर सर्विसेज में क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सारा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे काम आपकी नजर में आएंगे कि कैसे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और इस कारण से हम सबकी जानकारी में नहीं आते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये सेवा वॉरियर बुलेटिन को जरूर एक बार पढ़िए, देखिए, और जो ये सेवा वॉरियर्स हैं इनको रिकग्नाइज करिए, इनको सम्मान दीजिए। यही हम सब कर सकते हैं और इसी में मुझे लगता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको इससे एक अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद राहुल जी, आपने बोलने का मौका दिया और सबने सुना मुझे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? राहुल जी का माइक बंद है। हाँ, मुझे भी लग रहा है ये इस कारण से। वो एक्चुअली परमिशन ग्रांट नहीं, जी हाँ, जी परमिशन ग्रांट नहीं रहती है ना मीटिंग में, तो इस वजह से। ओके, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम समय में अपनी पूरी बात कही और वॉलंटियर रिजर्व फोर्स के बारे में हमें बताया और सेवा वॉरियर्स के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम जल्दी से अपना सत्र आगे बढ़ाते हैं। और अगला सत्र, जो इस सत्र में जो अगला हमारा जो मार्गदर्शन करने आ रहे हैं वो है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई श्री संजय स्वामी जी। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षा के कार्यों से ही जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप इनके नाम में भी देख पा रहे हैं, ये पर्यावरण मित्र हैं। इस प्रकार के जो भी काम यहाँ पर होते हैं पूरे भारत भर में, आप प्रवास करते हैं, कार्यकर्ताओं को इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक बैठेंगे नहीं, इतना जोश और जुनून हम सब में ये भर देते हैं। तो आप संजय भाई साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप शिक्षक हैं, तो शिक्षा पर इस समय का क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक हमें ऑप्शन भी मिला, एक विकल्प हमें मिला कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए। कई बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बहुत कम जिनके पास इतनी भी सुविधाएं नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस का भी लाभ ले सकें।
तो जी इन जी सब पर इस समय का क्या असर पड़ रहा है? क्या हमें इससे एक सकारात्मक आगे के लिए एक कोई मोड़ मिल पाएगा? तो इस प्रकार आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? और न्यास के माध्यम से जो हम एक सेवा कार्य कर रहे हैं, उन सब का एक यदि आप हमें परिचय करा दें इस सत्र में तो बहुत बेहतर होगा। जी राहुल जी, मैं सभी का तो धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सबने कार्यक्रम आयोजित किया है। भारत जो है ये, इसको देवभूमि कहा जाता है, पुण्य भूमि कहा जाता है, ऋषियों की भूमि कहा जाता है। देवता अर्थात जो देह। आज के समय में जो भी संतोष जी ने बहुत सारी बातें कही, उनको रिपीट नहीं करूंगा, केवल आगे बढ़ाऊंगा कि हर व्यक्ति देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ 3 प्रकार से मोक्ष की बात कही गई गीता में, ज्ञान मार्ग के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा। तो आज हम देखें तो बड़े भक्ति भाव से लोग दूसरों को भोजन करा रहे हैं, श्रद्धा का भाव है। इसी प्रकार से जो हमारे बड़े हैं वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से सेवा कार्य करने हैं। और तीसरा कर्म का हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, चाहे रेलवे स्टेशन पर, चाहे झुग्गी झोपड़ियों में, चाहे पिछड़े इलाकों में, हर जगह किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहा है। और सबसे अच्छा हमारे यहाँ दान बताया गया अन्न का दान। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही कहते हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। इवन जिनको हम पुलिस वालों को बड़ा जो है सोचते कि ये निष्प्रह हैं, इनके मन में करुणा कम होती है, दया कम होती है, हार्ड कोर के लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भोजन कराते हुए लोगों को हमको दिखाई देते हैं। और रास्ते में जो लोग जा रहे हैं उनको हर प्रकार से सहयोग करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे हाथों की जो शोभा है, हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान किया कि सब लोग किसी ना किसी रूप में सहयोग करें, तो हमने समाचार पत्रों में सुना होगा, चैनल्स पे सुना होगा कि ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने अपनी पूरी पेंशन दान कर दी, ऐसी महिलाओं ने दान दिया है कि जिनकी खुद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कुल मिला के हमारे देश की स्थिति दिखाता है। आज दुनिया में हमारे देश का जो नाम है इसी कारण से है कि हमने सबसे आगे बढ़ के इस चीज को उठाया है। सरकारी चीजों के आंकड़े तो आ जाते हैं कि सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई, कितने लाख की योजनाएं चल रही हैं राज्यों में, केंद्र स्तर पर, परंतु ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों लोग जो सहायता कर रहे हैं उसकी गिनती कहीं नहीं है। मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। हमारा गांव मेरठ के पास है। वहां आसपास, मेरठ से करीब 12 किलोमीटर अंदर है, तो मेरठ, मोदी नगर, इस तरह के जो शहर हैं वहां भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इस तरह के जो व्यवसाय सब बंद हो गए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सख्ती है। वो सब लोग गांव के इलाकों में चले गए। तो चाचा बता रहे थे हमारे कि भाई वहां वो बड़े खुश हैं वो लोग कि गांव जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन हो गया, इस कारण से वो वहां पर भोजन भी कर रहे हैं और जो उनको काम नहीं आते थे खेती के काम में सहयोग भी कर रहे हैं वहां। इसी प्रकार से हमने देखा हुआ एक उदाहरण राजस्थान का कि वहां मजदूरों को एक स्कूल में रोका गया, तो उनके लिए वहां भोजन आदि की व्यवस्था हुई। तो उनको लगा कि ये स्कूल की कुछ कायाकल्प की जाए, तो उन्होंने वहां बहुत सुंदर उस स्कूल के अंदर पेंटिंग कर दी, पेंट कर दिया, सफाई कर दी। तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने भी यह निर्णय किया कि हमारे कार्यकर्ता सेवा के कार्य में लगे। इस नाते से हमने दिल्ली में 4 सेंटर चलाए, नारायणा में, इंद्रपुरी में, दादरा में, एक आदर्श नगर में। हमने थोड़ा सा अलग, जो सरकार के द्वारा भी बहुत सारी कार्य दिल्ली में चल रहे हैं, भोजन, तैयार भोजन भी मिल रहा है, सूखा भोजन भी मिल रहा है, तो हमने इस प्रकार से किट तैयार की कि जो चीजें शायद नहीं होंगी उसमें, नहाने की साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, मास्क है, चने हैं, चीनी है, चाय की पत्ती है, इस तरह की किट हमने थोड़ी अलग हटके बनाई। तो वो हमने जरूरतमंदों को दी। और हमने ऑनलाइन भी नाम मंगाए, जो लोग सेवा में लगे थे उनके द्वारा नाम मंगाकर सेवा कार्य न्यास के द्वारा चल रहा है। और जो हमारा केंद्रीय कार्यालय नारायणा में है, वहां से भी भोजन की किट दी जा रही है और इंद्रपुरी से भी भोजन की किट दी जा रही है। इस प्रकार से शिक्षा संस्कृत थाना दिल्ली में भी और पूरे भारत में न्यास के कार्यकर्ता सेवा कार्यों में अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। दूसरी बात आपने शिक्षा की कही है। मैं एक बात तो बहुत यहाँ बड़े शिद्दत से कह सकता हूँ कि सरकार, जब हम पढ़ते थे कॉलेज में 86-87 के समय, उसमें साक्षरता अभियान चलता था। हम भी बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने जाते थे जो ज्यादा उम्र के पढ़ नहीं पाए, 14 साल से ऊपर के। अभी इस ऑनलाइन क्लासेस से एक लाभ तो ये हुआ कि साक्षरता मिशन बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे कई कार्यकर्ता विद्यालय भी चलाते हैं, मित्र भी हैं जिनके स्कूल चलते हैं, मैं खुद भी शिक्षक हूँ। कहाँ तो सरकार कहती थी कि मोबाइल नॉट अलाउड इन स्कूल्स, और आज कहाँ मोबाइल कंपलसरी हो गया है। तो 9 मोबाइल से 9 मोबाइल हो गया है।
इससे क्या है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है पब्लिक स्कूल्स में, उनके यहाँ पहले से स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उनके लिए क्या है कि पेरेंट्स क्लास को देखते हैं, माँ देखती है नर्सरी के बच्चे की क्लास को, क्या क्या उसको काम मिला है, उसके आधार पर बच्चों को बताती है। तो एक प्रकार से शिक्षा में डबल काम हो रहा है, बच्चे की क्लास चल रही है पर पेरेंट्स भी उसमें अटेंटिव हैं, वो भी देख रहे हैं, जागरूक हैं, और बहुत सारी चीजें वो भी सीख रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये एक शिक्षा में नया बदलाव हुआ है, और वेबिनार हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लास चल रही हैं, गूगल पे क्लास चल रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास चल रही हैं। मेरे अपने बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं आजकल बड़े खुश हैं। कहाँ तो उनको मोबाइल के लिए मना करते थे, आप सारे लेसन, और इतनी स्पीड बच्चों में बढ़ गई है। ये इसका एक कारण ये भी है कि मैं पर्यावरण की बात करता हूँ कि पर्यावरण में संवर्धन बहुत हुआ है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए थकान नहीं होती, ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। तो हम उनको सुबह काम देते हैं 1 सप्ताह के लिए, वो उसको उसी दिन पूरा कर देते हैं। इतनी ऊर्जा उनको तुरंत फास्ट करके लिखना, इसमें एक्टिविटी करने को मिलता है ना मोबाइल के अंदर, तो इस कारण से वो बहुत एक्टिव हैं विद्यार्थी। तो ये इसका एक लाभ मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ये अपने आप में है। इसको सरकार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो अपना मंत्रालय है, उनको दोनों को देखना चाहिए कि आगे किस तरह से इसको किस रूप में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इस पे बहुत आगे काम हुआ है, पब्लिक स्कूल्स में पहले से ही स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था थी, तो ये एक अच्छा काम हुआ। इसी प्रकार से पेरेंट्स को भी सीखने को मिला है। प्राइमरी स्कूल्स के अंदर अभी हमने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की थी। 4 दिन में 86,400 प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। 86,000 से ऊपर हम पर चित्रकला प्रतियोगिता की एंट्रियां आई। आप देखिए 4 दिन के अंदर हमको उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए समय बढ़ाना पड़ा। इतना उत्साह विद्यार्थियों में है इन सब चीजों से कि उसका लाभ लगातार मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जो प्रत्यक्ष क्लास होती है, शिक्षक सामने बैठते हैं, विद्यार्थी सामने बैठते हैं, उसका तो तुलना नहीं की जा सकती, परंतु ऐसे आपातकाल में इसका लाभ हमको मिला है, इस तकनीक का लाभ मिला है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, सूचना प्रसारण मंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमारे विद्यार्थियों को डाटा फ्री दिया जाए। इस समय हमारे स्कूलों के विद्यार्थी हैं, कॉलेजों के विद्यार्थी हैं, गांव क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनको इन कंपनियों को डाटा के रेट फ्री करने चाहिए, बहुत कम करने चाहिए। उल्टे सब जहां सरकार इतनी छूट दे रही है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया। तो ये जो कंपनियां हैं जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, आइडिया है, एयरटेल, जो भी कंपनियां हैं, इनको विद्यार्थियों के लिए ये डाटा फ्री करना चाहिए। तो ऐसा एक सुझाव मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस माध्यम से वहां सरकार तक पहुंचे। तो विद्यार्थी इसका बहुत लाभ ले रहे हैं, और सरकार ने भी इसमें प्रयास किया था कुछ, तो सरकारों ने पहले विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप बांटने की बात भी कही थी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात इस क्षेत्र में हुई है। एक काम और हुआ है, जो NCERT संस्था है, इसी प्रकार से सुरुचि प्रकाशन जैसी संस्थाएं हैं, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि लॉकडाउन तो हमारे यहाँ दिल्ली में तो 18 मार्च से ही हो गया था, 19 मार्च से छुट्टियां डिक्लेयर हो गई थी, 19 मार्च से स्कूल बंद है। तो इस कारण से NCERT ने अपनी सारी पुस्तकें फ्री उपलब्ध करा दी हैं। कोई भी विद्यार्थी अपने यहाँ डाउनलोड करे उनको अपने सिस्टम पे, तो उनको सारी पुस्तकें फ्री उपलब्ध हो गई हैं। इस प्रकार से सुरुचि प्रकाशन जैसी संस्थाओं ने बहुत सारी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। तो ऐसी संस्थाओं का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई हैं, जिनको खरीदने के लिए ढूंढना पड़ता है और पैसा भी खर्च होता है। तो ऐसी जिस तरह की सुविधाएं इन संस्थाओं ने दी हैं, ऐसी इन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जो हैं, उनको भी बच्चों को डाटा फ्री करके ये लाभ देना चाहिए। तो और बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर वेबिनार हो रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, एक ही समय में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका लाभ वास्तव में सबको मिल रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है। अभी सरकार केवल आपदा प्रबंधन में लगी हुई है, परंतु शिक्षा में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन इस कोविड-19 के प्रभाव के कारण से हमको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं अपनी बात को पूरे समय के अंदर पूरी करता हूँ। 4:25 पे आपने मुझे माइक दिया था, 4:34 हो गए हैं। तो राहुल जी, मैंने अपनी बात रखी है, बाकी जिनके मन में कोई बात होगी तो हम उसको आगे भी करेंगे। नमस्कार जी। राहुल जी। जी, बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल समय को पकड़ा, और हम सब ये बात जानते हैं कि
समय की कदर करना हम लोग जो छोटे हैं आपसे ही सीखा है। आपने बिल्कुल समय की मर्यादा रखते हुए अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने कहा कि 4 दिन में इतना अच्छा ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का जो आया है रिस्पॉन्स, उसका मैं भी गवाह हूँ। मैंने भी वो चीज़ें देखी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस वक़्त जानकर। ये बहुत अच्छा एक प्रयास था न्यास की ओर से कि हर बच्चे ने उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान किया होगा। बहरहाल हमारे साथ जितने भी लोग इस वक़्त लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तमाम चैनल्स पर, आपके पास इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों से कोई पूछने का यदि प्रश्न हो, इस सत्र से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार का इस कोविड-19 से रिलेटेड, तो ज़रूर पूछिएगा। हम अपना 4:55 तक 4:50 से 4:55 तक एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे 5 मिनट में, तो उसमें उस प्रश्न को शामिल करने का प्रयास ज़रूर रहेगा। अब मैं राहुल जी, अपनी मैं एक बात जोड़ दूं अपनी। अभी जी भाई साहब। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। उसके जी, उपलक्ष्य में हम विद्यार्थियों के लिए 4-5 प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले हैं। सोमवार से हम शुरू कर देंगे। चित्रकला जी, प्रतियोगिता है, कोविड को लेकर स्लोगन राइटिंग कंपटीशन है, इसी प्रकार से निबंध लेखन प्रतियोगिता हम आयोजित करेंगे। इसी प्रकार से एक विषय है कि आयुर्वेदिक पौधे, औषधि पौधे बच्चे लगाएं, उसको 1 साल तक पालें, तो उनके लिए भी कंपटीशन रखेंगे। उनकी हम जानकारी अच्छा, उनको देंगे। इसी प्रकार से जी। पर्यावरण में जो बदलाव आया है, उसकी फोटोग्राफी की प्रतियोगिता हमने सोची है कि बच्चों के क्या अरे चिड़ियाएं वाह! हैं, पंछी आ रहे जी, हैं, उनके फोटो खींच के भेजें। तो ये भी हमने जी, जी। 4-5 प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के लिए सोची हैं। वाक़ई ये बिल्कुल आप एक शिक्षक की भाँति जो ये आप हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, ज़रूर लाभप्रद होगा सभी के लिए। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ पैनल में और बात करता हूँ डॉक्टर शिरीष काशीकर जी से। सर, अब आप से मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समय की मर्यादा है। आप मीडिया के क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और एक इंस्टीट्यूट के आप निदेशक हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, अहमदाबाद में ये है स्थित, और ये भारत के टॉप 15 मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स में से एक है। आपकी लीडरशिप में ये चल रहा है। मीडिया में की अच्छी आपके पास जानकारी है, काफ़ी समय से आप एक्टिव रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कोविड-19 के दौर में मीडिया की जो सकारात्मक भूमिका सेवा के क्षेत्र में रही है, और जैसा कि अभी संजय भाई साहब ने भी कहा कि पुलिस वालों को ऐसे समझा जाता था कि वो मतलब ज़्यादा काम के नहीं हैं और काम नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा लाइफ उनकी रिस्क पर है। मीडिया वालों की भी लाइफ रिस्क पर है। उनको बहुत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जब इस ज़ोन में जाएँगे तो किस तरीके से उन्हें जाना है और रिपोर्टिंग करनी है। तो वहाँ पर जो एक सकारात्मक प्रभाव मीडिया का है और सेवा के क्षेत्र में, उस पर यदि आप अपनी नज़र डालें और हमें उससे अवगत कराएँ तो बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद। मेरे सभी साथी पैनल मेंबर्स को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू राहुल भाई। आपने जो प्रश्न पूछा है वो इस वक्त काफ़ी अहम है। देखिए, मीडिया की वजह से ऐसा हुआ है कि जिन सेवाओं को, जिन लोगों के प्रति शायद अब तक हम कभी ध्यान भी नहीं देते थे, या जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती थी उतने वक्त तक हम उन पर ध्यान देते थे और फिर हम उनको कभी याद नहीं करते थे, आज वो हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। आप लिस्ट बनाइए सेवा वॉरियर्स के बारे में। तो अभी हमें बताया आईआरएसएन के सीईओ साहब ने, मेडिकल के यानी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पुलिस फोर्स के लोग हैं, हमारे सीआरपीएफ के लोग हैं, और खुद मीडिया के लोग हैं जो इस इतने बड़े यज्ञ में अपनी अपने तौर पर जो हैं कुछ न कुछ आहुति दे रहे हैं। और इसमें ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रंट लाइन वॉरियर्स ऐसा कह रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स, नर्सिस और जो लोग कोरोना के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं। पर इसमें ऐसे लोग भी हैं, ऐसे संस्थान भी हैं जिसके बारे में आज आपने ये बढ़िया इनिशिएटिव लेकर आईएसआरएन ने ये कार्यक्रम किया है। ये वो लोग हैं जो शायद ही लोगों के सामने आते हैं। वो शांति से चुपचाप अपना काम करते हैं। वो ये मानकर अपना काम करते हैं कि ये तो हमारा फर्ज है। अगर देश में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है तो सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार अपने तरीके से काम करेगी, सिस्टम अपने तरीके से काम करेगा, पर हमारा भी कुछ फर्ज है, जिसे आजकल हम एनजीओज कहते हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। कई सारी संस्थाएं हैं, बड़ी छोटी मझौली सब संस्थाएं जो हैं काफी बेहतर काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। मैं उनके काम के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर सेवा वॉरियर्स में काफी डिटेल्स दी गई हैं और अभी हमें बताया भी गया। पर मैं मीडिया वाले एंगल पर आता हूँ। आज स्थितियां क्या है मुझे याद है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर मीडिया के एंगल पर आता हूँ। 90 के दशक में जब मैं जर्नलिज्म में एंटर हुआ था, बिल्कुल उसी वक्त सूरत में, हमारे गुजरात के सूरत में प्लेग हो गया था और संक्रमण हो गया था। और जो है
हम लोग उस वक्त इंटर्नशिप कर रहे थे। मैं राजकोट में था, सौराष्ट्र में, और मुझे बताया गया कि सूरत में प्लेग हो गया है और लोग सूरत छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अब सूरत में प्लेग होने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक ज़माने में सूरत जो है वो इस देश का सबसे गंदा शहर माना जाता था। वहाँ स्वच्छता का बहुत ज़्यादा अभाव था और शायद वही वजह थी कि वो जो चूहे थे वहाँ पर आ गए और वो उसकी वजह से प्लेग फैल गया। पहले 48 घंटों में सूरत में से जितने लोग भाग सकते थे वो भाग रहे थे। और मीडिया क्या कर रहा था, यानी जब सूरत के लोग सूरत से भाग रहे थे तो मीडिया के लोग यानी बम्बई, दिल्ली और गुजरात के अन्य शहरों में जो मीडिया के लोग थे वो सूरत की ओर जा रहे थे। तो सूरत से जो लोग बाहर आ रहे थे वो उनको बता रहे थे कि आप मरने के लिए जा रहे हो क्या, हम वहां से भाग रहे हैं और आप शहर में क्यों जा रहे हो। तो मीडिया वालों का एक ही जवाब था कि आप तो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं, पर बाकी का गुजरात और बाकी के लोग जो हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है, उनको कौन बचाएगा। उनको बचाने की जिम्मेवारी तो हमारी है। अगर हम उनको नहीं बताएंगे हमारे माध्यम से तो उनका क्या होगा। और हालांकि एक बात थी कि उस वक्त जो टीवी चैनल्स वगैरह जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। एक स्टार न्यूज़ था, दूरदर्शन और आकाशवाणी अपना काम कर रहे थे, पर प्राइवेट चैनल्स में सिर्फ एक स्टार न्यूज़ था, बाकी कोई बड़ी चैनल्स नहीं थी। तो कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं उसमें आ जाकर जो है सबसे बड़ा तो कोई था तो वो अखबार ही थे उस वक्त। तो अखबारों ने अपने तरीके से ये कोशिश की थी कि लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि ये प्लेग क्या है, क्यों हुआ है, प्लेग के कितने प्रकार है, उससे कैसे बचाव किया जाए। घटना थी। अब मैं आज की स्थिति में आता हूँ। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि हमारे पास सिर्फ अखबार नहीं रह गए। आज अखबार जो हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हाशिए में चले जा रहे हैं। आज उनका स्थान जो है वो टीवी न्यूज़ चैनल्स ने ले लिया है। 24/7 हमारे पास न्यूज़ चैनल्स हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद दो नई तकनीक जो है वो हमारे पास आ गई है। एक है न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो कि आपको अपने मोबाइल पर कभी भी आप देख सकते हैं। आपको टीवी पर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इससे भी बड़ा और फास्टेस्ट मीडियम जो है, जो आप तक कोई ना कोई खबर जो है पहुंचाता है, वो सोशल मीडिया है। पर अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया यानी प्रिंट है, न्यूज़पेपर, मैगजीन है, टेलीविजन है, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम सोशल मीडिया को रखें तो एक बात हमारे ध्यान में आती है कि सोशल मीडिया में अभी भी क्रेडिबिलिटी को लेकर कई सारे सवाल हैं। सोशल मीडिया में आने वाली हर कंटेंट जो है वो हालांकि वो न्यूज़ के स्वरूप में भी आता है, फिर भी और उसकी क्रेडिबिलिटी पर कई बार सवाल होते हैं। और अभी हम देख रहे हैं, खास करके अभी कोविड-19 के इस समय में हम देख रहे हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है। मुझे याद है अभी पिछले महीने ही हू के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द दिया। कोविड-19 ने हमें एक नया शब्द भी दिया, जैसे पेंडेमिक है, वैसे उन्होंने कहा कि हम एक इन्फोडेमिक के फेज में से गुजर रहे हैं। यानी पेंडेमिक जो है, कोरोना हमें जितना मार रहा है उससे कई ज्यादा हमें ये फेक न्यूज और फेक कंटेंट जो है वो हमें मार देगा, क्योंकि वो जितनी जल्दी फैलता है उतना जल्दी तो शायद कोरोना का वायरस भी नहीं फैलता है। तो ये उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था, इन्फोडेमिक, ये काफी खतरनाक बात है। तो इस इन्फोडेमिक से कैसे बचा जाए ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय में, उसमें नहीं जाऊंगा, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करता हूँ। तो आज की तारीख में भी अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इन सब चीजों को लेकर भरोसा करें तो मुझे लगता है कि वो और भी ट्रस्टवर्दी है। और खास करके जहाँ सेवा की बात आती है, इतना बड़ा कार्य है, बड़ी बड़ी सरकारें जहाँ हैं वो थक गई हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले यूरोप के किसी एक देश के प्रधानमंत्री जो है वो टेलीविजन चैनल पर रो पड़े थे और उन्होंने कह दिया था कि अब मैं ये मेरा इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये स्थितियां बनी हुई है। उस स्थिति में आज हमारे देश में जो दुनिया में सबसे बड़ी जिसे कहेंगे पॉपुलेशन वाला देश है, 135 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ इतना बड़ा पेंडेमिक जो है उसको मैनेज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। पर सरकार के लिए तो चैलेंज थी ही, लोगों के लिए भी चैलेंज थी। इसमें मीडिया ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका अपने तौर पर निभाई है, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो या न्यूज़ पोर्टल्स हो। मैं देख रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, पिछले 1 सवा महीने से
सरकार के द्वारा कई सारे काम किए गए हैं, एनजीओ के द्वारा काम किए गए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। उन सभी को जितना ज्यादा संबल मिल सके, जितना ज्यादा बल मिल सके, मीडिया अपने तरीके से कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी मीडिया हो। किंतु एक बात साथ में ये भी है कि मीडिया का काम जो है वो सिर्फ अच्छी बातें यानी सिर्फ पॉजिटिव बातों का प्रचार प्रसार करना भी नहीं है। उसका काम समाचार देना है, समाचारों का एनालिसिस भी करना है, जो घटनाएं हो रही हैं वो लोगों तक ले जाने का भी है। तो उसमें ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां सरकारों के द्वारा गलतियां हुई हैं, या कुछ जगह पर जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची हैं। खास करके अभी श्रमिकों का जो ये पलायन चल रहा है, उसमें भी कई सारी समस्याएं आई हैं। तो मीडिया ने उसकी ओर भी अंगुली निर्देश किया है। तो उसके पीछे मीडिया की ये भूमिका नहीं है कि वो सरकार को नीचा दिखाए या किसी संस्थान को नीचा दिखाए। मीडिया का ये काम है, और मीडिया वो काम, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे देश का मीडिया जो है वो ये काम कर रहा है। पर और उसकी वजह से एक सबसे बड़ा कोई एक फायदा है तो ये भी है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं लोगों के सामने आ रही है, तो जहां सरकार काम नहीं कर पा रही है वहां लोग बाहर निकल कर काम करें। अगर आपको पता है कि आपके विस्तार में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप वहां जाएंगे, आप कोई किसी स्वयंसेवी संस्था को वहां भेजेंगे। तो मीडिया, मैं मानता हूं कि मीडिया की भूमिका जो है वो इन सभी बातों को एक काफी संबल देने वाली है। वो टीका करता है, वो कोई नेगेटिव खबरें दिखाता है, तो वो अपना काम कर रहा है, वो उसका फर्ज है। पर साथ में वो कई सारे पेजेस भरकर, कई बहुत सारा एयर टाइम आपको देकर अच्छी बातें भी आप तक पहुंचा रहा है, आप तक सही खबरें, सही इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहा है। क्योंकि आज के समय में आप तक अगर गलत इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मुझे लगता है मीडिया की ये जो भूमिका है, वैसे ये सब्जेक्ट काफी बड़ा है, 10 मिनट में मैं उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता है मोटे तौर पर मुझे जो आपको बताना था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे चलकर अगर कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने, और वाकई में जो मीडिया की भूमिका है वो सकारात्मक है। और तब भी थी जब उन्होंने ये जवाब दिया कि ये आप तो बच जाएंगे क्योंकि आपको दिख रहा है, लेकिन जो लोग इससे अवगत नहीं है उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और वही मीडिया का रोल होता है। और वो आज वाकई बखूबी प्ले कर रहा है मीडिया हमारा वो रोल। आपने बहुत कम समय में बहुत बेहतर अपना जो है योगदान दिया इस डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद काशीकर सर। और अब बस जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं बातों में, क्योंकि जब बातें शुरू होती हैं तो समय नहीं देखा जाता, और लेकिन जब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही होती हैं तो और ज्यादा सुनने का मन होता है। तो अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय सेवा भारती के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री ऋषिपाल डडवाल जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भाई साहब आप आरएसएस और उसके जो जुड़े हुए संगठन हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे हमें अवगत कराएं। और इसके अलावा में इस कोविड-19 के दौर में क्या ऐसे प्रबंध किए गए ताकि और ज्यादा लोगों की मदद की जा सके, ताकि जो एक बहुत बड़ा तबका है आबादी का, जिसको कि बहुत ज्यादा मदद की दरकार थी, अंत में जो व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचाई जाए। जैसे हम सब अंत्योदय से अवगत हैं पहले ही, तो वो यहाँ पर अंत्योदय की परिभाषा कैसे लिखी जा रही है, इबारत कैसे लिखी गई शुरुआत में, वो जानना हम चाहेंगे आपसे। ऋषिपाल भाई साहब। हाँ राहुल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। हाँ, आवाज आ रही है सबको? और जी भाई साहब। हाँ, सभी को नमस्कार जी। जैसा कि सब मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे प्रकार से सारे इस वैश्विक आपदा के विषयों पर, भारत संबंधी विषयों की, कुछ अन्य राष्ट्रों की विषयों पर भी प्रकाश डाला है। अभी जो राहुल जी ने कहा, तो मैं कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 10 संगठन सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ इसके अतिरिक्त 1250 एनजीओ हैं जो इस अम्ब्रेले के अंतर्गत सेवा के क्षेत्र में पूरे देश में सभी राज्यों में अलग अलग संख्या है, उस पर नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन 1250 एनजीओ हैं। अभी जो मैं आपको कुछ थोड़े से आंकड़े पहले दे देता हूँ। ये आंकड़े हमने कंपाइल किए थे 23 अप्रैल को, तो हम 15 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में नए आंकड़े इकट्ठे करते हैं। ये 23 अप्रैल के आंकड़े हमने 26 अप्रैल को लगभग देश के कई हिस्सों में बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को दिए। जैसे कि 23 अप्रैल तक जो पूरे देश भर में सेवा के स्थान हैं 55,725 स्थानों पर सेवा का काम सीधे प्रत्यक्ष तौर पर हुआ। और इसमें जो कार्यकर्ता संघ के और सेवा भारती के और अपने 10 संगठनों की जो संख्या आई वो
3 लाख से ऊपर है, लगभग 3.5 लाख तक के कार्यकर्ता इसमें पूरा समय अपना काम करते रहे। जो इस समय की समाज की भोजन की प्राथमिकता समझी गई, तो ऐसे राशन की किट जिन परिवारों को दी गई वो 33,76,664 परिवारों को राशन की किटें पहुंचाई देश भर। फिर ऐसा था, बहुत से मजदूर पलायन कर रहे थे, बहुत से भिखारी थे जिनको इकट्ठा करके इन्हीं स्कूलों में रखा गया। उनको हमने भोजन के पैकेट दिए, 2,16,82,640 मास्क जो थे उसका वितरण हुआ देश भर में। 34 लाख से ऊपर मास्क बांटे जा चुके थे 23 अप्रैल तक। फिर ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास ना तो किराए का मकान था, वो कोई रिक्शा चलाता था तो कोई भीख मांगता था, सड़कों पर पड़ जाते थे, किसी ब्रिज के नीचे सोते थे, कोई राह चल पड़ा था सिर पर गठरी उठा करके, उनको अन्य राज्यों में जाना था तो स्थान नहीं था, बीच में वर्षा की स्थितियां भी आई कई बार। तो ऐसे लगभग लोगों को 35,000 के ऊपर लोगों को हमने स्टे होम कराया, हम दिए, इंडिविजुअल कोरोना के सभी पैरामीटर्स को फॉलो करते थे। और इसके अतिरिक्त कार्यकर्ताओं का एक और बड़ा विषय ध्यान में आया कि हॉस्पिटलों में भी जो पुरानी बीमारियों से लोग ग्रस्त थे उनकी ओपीडी बंद हो गई। फिर भी उन पेशेंट्स को दवाई चाहिए, दवाई नहीं मिल रही थी। और रक्त चाहिए था, कई जगह पर ऐसा हुआ कि महिलाओं की डिलीवरी होनी है, उनको ब्लड की जरूरत है। उत्तराखंड में ऐसी स्थिति आई कई जगह पर, केरल में बहुत सी जगह पर आई। तो अपने लगभग 15,000 के ऊपर कार्यकर्ताओं ने रक्त का दान में सीधे उस वक्त रक्त की जरूरत थी। आयुर्वेदिक फिर एक काढ़े का प्रैक्टिकल चला। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में 12-13 अच्छे आयुर्वेद लोगों ने काढ़े का रिसर्च किया, उसका रिजल्ट जयपुर में भी आया कि कुछ कोविड से ग्रस्त जो पॉजिटिव पेशेंट थे वो उस काढ़े को लेने से ठीक हुए। तो ऐसे भी काढ़ा उस वक्त तक 20,14,430 लोगों तक नियमित पिलाया गया और बहुत सारे लोग उसमें से ठीक भी हुए। फिर एक बहुत बड़ा वर्ग है देश का, घुमंतु जातियां, जो बेचारे सड़कों पर जीवन व्यतीत करते हैं, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उस वक्त तक 77,545 परिवारों को हमने भोजन की व्यवस्थाएं की, उनकी देखभाल की। जैसे अच्छे वर्णन श्री जी ने भी बताया, तो ऐसा भी ध्यान में आया कि हमारे कार्यकर्ता वहां गए एक घुमंतु जाति की बस्ती में, तो बहनें बाहर आई और हाथ जोड़ के बोली कि आप तो बहुत काम कर रहे हो, हमसे क्या मदद चाहिए आपको। हमने कहा मदद देने आए, लेने नहीं आए। नहीं, हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, आप कल आइए, हम सूची बनाएंगे, अगर किसी की मदद करनी होगी तो हम आप कल जरूर आइए। हमने कहा ठीक है। अगले दिन उस बस्ती में गए तो बस्ती के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके नगद पैसा दिया जी, 15,000 से ऊपर रुपया इकट्ठा करके उन्होंने कार्यकर्ताओं के हाथ पर रख दिया। जम्मू कश्मीर में हज जाना था, एक महिला ने 5 लाख रुपया उसने हज के लिए जोड़ा था। उसने जब सेवा के क्षेत्र में सेवा भारती के काम को करते हुए देखा तो उसने कहा कि भाई मैं सेवा भारती को ये पैसा दान करना चाहती। जब ये उसने कहा कि सेवा भारती कार्यकर्ताओं को कल को बुलाओ, मेरी बैंक में एफडी है 5 लाख की, उसका जो भी पैसा मैं उसे तुड़वा करके तुरंत देना चाहती हूँ, मेरा हज हो गया, मैंने तो हज कर लिया। बहुत सारे लोगों ने उसको कहा अरे किसको दे रही हो तो, जो अच्छा काम कर रहा है मैं उसको दे रही हूं, जो इस देश में किसी भेदभाव को नहीं देख रहे, किसी भाषा वर्ण को नहीं देख रहे, जो जरूरतमंद की इस वक्त सेवा कर रहे हैं वो सेवा भारती के लोग 5 लाख।
उत्तराखंड की एक महिला ने इसी प्रकार से, कोई बड़ी अमीर नहीं थी, अपनी बेटी के विवाह के लिए 10 लाख रुपया जुटाया हुआ था। उसने कहा कि भाई अब ये 10 लाख तो बेटी का विवाह से भी हो जाएगा, इस वक्त मेरा समाज है। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं को बुलाया, वो 10 लाख रुपया उसने सेवा भारती को दान कर दिया। तो ऐसी अच्छी घटनाएं भी हैं। मैं कुछ ये आंकड़े रखे हैं, कुछ घटनाएं रखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। एक अभी शिक्षा के विषयों पर भी भाई साहब ने विषय प्रकाश डाला। आज के मॉडर्न युग में हमने टेक्नोलॉजी को इस आपदा में भरपूर उपयोग किया है, हर क्षेत्र में किया है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी चीजें ध्यान में आएंगी। एक तो यह है कि वर्तमान में जीना अच्छा है, जो वर्तमान चल रहा है उसमें जो दिख रहा है पूरा समाज कर भी रहा है। इस प्लेटफार्म पर वो लोग बैठे हैं जो सिर्फ वर्तमान में नहीं भविष्य में भी झांकते हैं, और ऐसा झांकते हैं उससे सब प्लस माइनस की ओर जाते हैं। आज जो बीत गया वो हमारा आईना जरूर हो सकता है, बीते हुए पर हम रोएंगे नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन जो बीत गया वो एक आईना के रूप में जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं, सरकार के पक्ष पर भी, समाज के पक्ष भी। इतना बड़ा देश है, कुछ घटनाएं होती भी रहती हैं, लाख कोशिशों के बाद भी वो रुक नहीं सकती। फिर भी अगर हम कोरोना पर देखते हैं, जितना अच्छा हुआ है इसके बावजूद भी जो कोरोना की स्पीड है, किसी ने नहीं सोचा था कि मेरा देश इतने अल्पकाल में इतना अच्छा करने के बावजूद भी जो उसके आंकड़े हैं हमें मजबूर करते हैं कि हम आगे के भविष्य को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब सरकार के वरिष्ठ लोग भी जो आध्यात्मिक भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी आध्यात्मिक भी, वो भी स्पष्ट बोल चुके हैं कि ये अब खेल छोटा नहीं लंबा दिखता है। कोई इसको 1 वर्ष कहता है, कोई 2 वर्ष कहता है, तो कोई 4 वर्ष कहता है। और देश में पूर्वताई जितनी आपदाएं हैं, अभी भाई साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण सूरत का दिया था जब प्लेग फैला था। तो पुरानी जो आप जैसे इस प्लेटफार्म पर बैठे हैं, आज से 1000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व भी कुछ ऐसी चीजें आती रही, और उनसे लड़ते लड़ते हमें कितने वर्ष लगे हमें सोचना पड़ेगा। आज जब ये एक आपदा इस प्रकार की आई है, तब भी हमें सोचना होगा। हमें अपने समाज को भी बचाना। इस प्लेटफार्म पर जितने लोग हैं वो वैचारिक दृष्टि से ही विचार को ओतप्रोत करते हुए नई योजनाएं, नई प्लानिंग करते हैं। आज हम शिक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं। आप सोचें, इस कोविड ने सारे सिस्टम को बदल दिया है, जीवन यात्राओं को बदल दिया है। ये बड़े बड़े स्टेडियम बने थे, अब ना तो क्रिकेट के मैच होंगे ना ओलंपिक होंगे, लेकिन ये जो स्किल्स थी, स्पोर्ट्स स्किल्स, उनकी प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म कैसे होंगे। बहुत सारे विषय चैलेंज के खड़े हैं हमारे सामने, और फिर आगे की लड़ाई के लिए हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे समाज की विश्व से एक अलग प्रकार की परिस्थिति है। आज भी मेरे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां 500 रुपए के अंदर पूरा परिवार पूरा महीना चलाता है। तो उस परिवार के बारे में, वो भी एक आदमी है जो रोज सिर्फ पैसा नहीं, उसको कोई ना कोई ईश्वर ने जिसको पैदा किया वो उसको भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता किसी को नहीं। जब वो जीव जंतुओं को नहीं सुलाता तो मनुष्यों को क्या सुलाएगा। ये हमारा अध्यात्म भी है, ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है। लेकिन उस अंतिम व्यक्ति के बारे में भी इस प्लेटफार्म पर बैठे हुए सभी लोगों का धर्म बनता है कि उनकी जीवन की रक्षा की पद्धतियां क्या होंगी। यहां सरकार की बात करते हैं, लोकतंत्र में सरकार की एक भूमिका होती है, एनजीओ की वही भूमिका है। जहां सरकार नहीं पहुंच सकती वहां नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और समाज के अन्य बंधु अपने समाज के लोगों को उंगली पकड़ के उठा लेते हैं। तो
ऐसे एक विषय हैं जो आज हमारे सबके सामने प्रश्नवाचक लेकर के आए हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे पास बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, भविष्य को झांकते हुए, प्राचीन को खंगालते हुए, उन त्रासदियों में से हमने समाज को किस प्रकार से बाहर निकाला, और आज जितनी शिक्षा के रूप में ये चिकित्सा की पद्धतियां हैं, आज ठीक है एलोपैथी वाले भी लगे होंगे, आयुर्वेदिक वाले भी लगे हैं, होम्योपैथिक भी लगा हुआ है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी भी पद्धतियां हैं, ये एक भारत ही है जो सबकी सम्मान करता है। तो हमारे देश के आप जैसे सभी लोगों को भी उन पर अध्ययन करते हुए समाज के सब विषयों का ध्यान करना ही होगा, और उसका एक सामूहिक प्लेटफॉर्म बनाते हुए। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज निकलती है, मैं कहता हूँ आए दिन कोरोना ने प्लेटफॉर्म को बदला है। उदाहरण रखता हूँ, मैं 20 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठा, जब मिलने गए, उन्होंने कहा अरे भाई ये तुम्हारे साथ और लोग भी आए हैं, ये मास्क मत लगाओ, ये तो कोरोना पेशेंट के लिए है। हमारा देश 125 करोड़ का है, 150 करोड़ का है, कहां तक लोग, गरीब आदमी कहां से मास्क लेगा अगर हमारा कार्यकर्ता भी समाज में मास्क लगा के घूमेगा। मात्र 10 दिन बदले थे, विषय बदल गया। अमेरिका का ध्यान में आता है, उन्होंने कहा भाई ओल्ड एज के लोगों के ऊपर कोरोना इफेक्टेड हो रहा है, तो उन्होंने क्या निकाला, कोई बूढ़े आदमियों की हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, तो एक बोला कि कैल्शियम की टैबलेट सबको खानी चाहिए, कोरोना कम इफेक्ट करता है। तो कैल्शियम की गोलियां खूब बिकी। तो किसी एक व्यक्ति ने वहां रिसर्च करके बोला कि एलोपैथिक की जो कैल्शियम की टैबलेट है उससे ज्यादा इफेक्टिव ये जो आयुर्वेदिक वाले दे रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव। तो बाबा रामदेव की कंपनी की बहुत सारी बिकी, खूब धड़ल्ले से बिका। अभी आज से 10 दिन पहले WHO एक रिपोर्ट आ गई, पैरामीटर बदल गए, पैदा होते बच्चे को भी कोरोना सिद्ध होने लगा, महिलाओं पर भी होने लगा, अब कोई वर्ग नहीं बचा। फिर कहने लगे हॉट कंट्रीज में जाएगा तो कोरोना नहीं होगा, मर जाएगा। हमारा देश तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा हॉट रहता है और सबसे ज्यादा इफेक्टेड ही वो हो गया। विश्व के लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अब कोरोना कहीं भी जा सकता, किसी भी आयु वर्ग में जा सकता। स्थितियां बदल गई। और चंद दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो विटामिन डी है ना जी, इसकी कमी जिसके शरीर में है उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। जी, अब जी, क्या है, विटामिन डी पे आने लगे लोग। जी, तो जी, ये बहुत सारे विषय हैं, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, समय ज्यादा हो जाएगा, विषय बहुत सारे जी, हैं। जी, शोध करते हुए एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है संतोष जी, राहुल जी ने, सब लोग उसके ऊपर एक रिसर्च का काम करें। जी, अभी हमने राष्ट्रीय सेवा भारती से शुरू किया एक रिसर्च का, कि भाई जी, जितने लोग गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, जो सरकार सोच रही थी या हम NGO सोच रहे थे, ये आंकड़े सबको भयभीत करने वाले। जी, जो संख्या सोच रहे थे हम, उससे कहीं डबल से भी ज्यादा संख्या की वापसी हो रही है। जी, काल, परिस्थिति और समस्याएं, जी, जी, ये उन स्किल को चैलेंज भी देती हैं, स्किल मर भी जाती है और नई स्किल खड़ी हो जाती है। जी, ऐसे समय में ये जो स्किल के लोग जैसे भी थे, हो सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से स्थिति, स्थान, परिस्थितियां, उन स्किल को, नींव को भी जन्म देना होगा, तो उसके जन्मदाता भी आप सब होंगे जी, जब आप ऐसा सोचें। तो मैंने जी, जी, अभी बिल्कुल अपने ठीक कह रहे हैं कार्यकर्ताओं आप। को जी, मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, आप जी, हम NGO हैं, पूरे देश पर काम नहीं करेंगे, सरकार अपने तरीके से करेगी, लेकिन हम कम से कम देश के 40 जिलों पर फर्स्ट क्लास एक प्रोजेक्ट बनाओ। जितने लोग प्लान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस गांव से, उनकी स्किल क्या है, इसका एक पायलट डाटा बना लीजिए। एक पायलट खंगाल करने के लिए ही हमारे सामने एक दृश्य तो आएगा। जी, जी, तो हमें क्या करना होगा उनके लिए, ये सोचना होगा। जी, बिल्कुल। वैसे तो ये आपका एक जो काम अभी, हम, जी, आपका जो संबोधन चल रहा है, एक मेरे पास छिंदवाड़ा से एक मैसेज आया है। हरीश देशमुख कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि कैसे मदद करना शुरू करूं, क्योंकि जो मैं खुद एक इंडिविजुअली कर सकता था वो मैं कर चुका हूं।
लेकिन ऋषिपाल जी का बात सुन के मुझे ये मिला है भाई साहब से प्रेरणा कि मैं पूरे मोहल्ले में जाऊंगा एक घर में, और जिनको जो जो मदद करनी होगी, चाहे वो सामान से हो, चाहे वो धन से हो या कपड़ों से हो, वो मैं सब इकट्ठा करूंगा और किसी ऐसी संस्था को ढूंढूंगा जो जा जाकर गरीबों को ये सामान जो है मुहैया करा रही होगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी बात जिस तक जैसे पहुंची है, जो ये संदेश आपने दिया है, ये वाकई हमारे लिए एक टॉर्च की तरीके से है, एक मशाल की तरीके से है, जो जहां कहीं भी अंधकार दिख रहा होगा वहां पर प्रकाश जरूर फैलाएगी। मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन मैं एक अंतिम बात उनकी बात से जोड़ते हुए कहता हूँ। जी तो जी उन्होंने कहा, तो मैं लोगों को जहां जहां जाता था एक ही बात कहता था, सोशल डिस्टेंसिंग इस जी बीमारी का एक उपाय जरूर है। जी लेकिन मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे साथियों, मेरे परिवारजनों, जी सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने को घरों में ही बंद करके बैठ जाएंगे। जी सोशल कनेक्टिविटी जरूर बनी रहनी चाहिए। जी डिस्टेंसिंग को रखते हुए कनेक्टिविटी जो समाज के लोग हैं उनको बनाए रखना है, उसके जी भी प्रकार ढूंढने चाहिए। तो केरल जी ने बहुत वंडरफुल काम किया। त्रिवेंद्रम के ईच एंड एवरी घर की अपनी डायरेक्टरी बनाई कार्यकर्ताओं, जी और रोज उसका डिवीजन किया है कि जी हर घर से कनेक्टिविटी बनाइए। जी सोशल डिस्टेंसिंग है, फोन करते हैं, आपको किसी जी चीज की जरूरत तो नहीं, घर में सब जी सुखी हैं, जी जी तो बिल्कुल बीमारी तो नहीं हो गई। जी। ये है मैं समाज को बिल्कुल बचाने का मैं इस बात का मैं बिल्कुल इस बात का अनुसरण कर रहा हूँ। पिछले 20-25 दिनों से मैंने ये शुरू किया है। पहले शुरू से नहीं किया। हाँ मैंने हाँ सोचा कि आम जिंदगी चल रही है, लेकिन हाँ, अभी 20-25 दिन मुझे हो गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा जी जी, आपका ये जो है मार्गदर्शन रहा। बहुत बहुत और धन्यवाद। मेरी बारी यही मुझे काम लगता करता है हूँ, सब कि मैं सबकी तरफ से बहुत सारा इकट्ठा कर लूं पहले धन्यवाद, और फिर आपकी ओर प्रेषित करूं, तो मुझे लग रहा है बहुत बेहतर होगा। लेकिन वो भी सिर्फ एक शब्द मात्र होगा। मैं आप सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और बताता हूं कि सब ने मुझे क्या-क्या बताया, जो मैं बाकी और तमाम लोगों तक पहुंचाऊंगा कि क्या वॉलंटरी रिजर्व फोर्स होती है। बचपन में हम आरपीएफ देखते थे स्टेशन पे, लेकिन आज मैं वीआरएफ से वाकिफ हुआ हूं। और सेवा मानव जीवन का सौंदर्य है, ये जो युधिष्ठिर ने कहा था जब वो पानी पी रहे थे उनके भाई, तो वो उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, मैं ये आज यहाँ से याद करके लेके जा रहा हूँ। और जो भाव हमारे मन में पाए जाते हैं, जिसमें ज्ञान का भाव है, भक्ति का भाव है, कर्म का भाव है, श्रद्धा का भाव है, इनको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे किसी को इससे लाभ पहुंचाना है, ये मैं आज यहाँ से सीख कर जा रहा हूँ। और इसके अलावा में अ, मीडिया का जो मुझे जानने के लिए मिला शीरीष सर से, कि मीडिया का जो एक अहम रोल है कि जहां पर भी कोई आपदा आई है तो बचकर तो वहां से जो भाग सकता है वो भाग जाए, अपने आप को बचाए, लेकिन जो वहां नहीं आ रहा है उसको कैसे बचाना है, ये काम मीडिया कर रहा है। और हमारे जो मीडिया के वॉरियर्स हैं, मीडिया के जो केयर गिवर है, उनको भी हम अपना धन्यवाद देंगे। और इस श्रृंखला में हम एक चीज जोड़ेंगे इसके बाद। मैं पहले ये बता देता हूँ कि ऋषिपाल भाई साहब से मैंने जो सीखा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा मेरे पास एक इंसिडेंट है। एक युवक और युवती ने अपनी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की थी जब पीएम केयर फंड का गठन हुआ था, 2-3 दिन के अंदर ही। उन्होंने कुछ 52,300 रुपए जोड़कर रखे हुए थे शादी के बाद कहीं जाने के लिए अपने लिए। तो उसकी जो युवती थी उसने कहा, उसकी जो होने वाली पत्नी थी, उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है मेरे लिए रखने की बजाय, हमारे लिए रखने की बजाय पीएम केयर फंड में दो। मैंने वो पोस्ट पढ़ा था, और आज उससे मैं आपके ये 10 लाख रुपए जो एक माता जी की उन्होंने दी अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, और 5 लाख रुपए उन माता जी ने जो जिन्हें हज पे जाना था। तो मुझे लगता है कि वाकई मेरा देश बहुत महान है और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मीडिया के बंधुओं के साथ हम अपना ये अगला सत्र करेंगे, ऐसी बिल्कुल हमारी कोशिश है। संतोष जी इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे, और संजय भाई साहब का भी मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा, ऋषिपाल भाई साहब का भी, ऋषि काशीकर सर का भी। और संतोष भाई साहब से मैं 2 मिनट में ये चाहूंगा कि वो ये बात यहाँ पर जोड़ दें कि अगले शनिवार को भी हम इस सत्र को यहाँ पर करने वाले हैं। वो हमारे जो मीडिया केयर गिवर्स हैं, जो अपनी जान हथेली पर लगाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आप वहां ना जाएं, आप यहाँ सुरक्षित रहे, उनके साथ हम ये सत्र करने वाले हैं। संतोष जी। धन्यवाद राहुल जी, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद। और ऋषिपाल भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें लोगों से जो है बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो जो बीमारी से हमें लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। लोग हाथ धुलना है, हाथ साफ रखने हैं, लेकिन लोगों के साथ हाथ मिला के रखना है, लोगों को ध्यान में साथ लेकर चलना है। मुंह पर मास्क जरूर लगाना है, लेकिन लोगों से मुंह छुपाना नहीं है।
लोगों जी। से आंखें मिलाना है, सेफ्टी रखनी है, डिस्टेंस रखना है, लेकिन आत्मा जी। का मिलन, आत्मा का जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है उसको जगा के रखना है। और बिल्कुल। यही एक लेसन्स है जो मुझे लगता है कि सृष्टि ने हम सबको इस बीमारी के माध्यम से दिया है सीखने के लिए। और ये बीमारी का आगे अंत कैसा होगा, ये जैसे ऋषिपाल भाई साहब ने बोला, किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये जो भी होगा हमें इसके साथ जीने के लिए एक प्रेरणा और एक नए तरीके की जिंदगी जीने के सबक को साथ लेकर आगे चलना होगा। और जैसा बिल्कुल। आपने कहा कि हम अगले शनिवार को मीडिया के कुछ अच्छे लोगों के साथ जो जिन्होंने कोविड-19 के दौरान पूरे 52 दिनों तक फील्ड में रहकर इस कोविड-19 को पास से देखा है, उनकी जो अनटच्ड एरिया है, जो लोगों के सामने नहीं आया है, ऐसे जर्नलिस्ट को हम लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और इस टॉक शो में। और हम अगले शनिवार को ठीक समय, इसी समय 4 बजे जर्नलिस्ट के साथ बैठेंगे और आपको कुछ कही अनसुनी कहानियां जो उनके मुंह से जो उन्होंने देखी है वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छे वक्ताओं ने हम सबको अपनी अनुभवों से एक अच्छी बात कही। और आप सभी लोगों को जो अलग अलग राज्यों से हमारे साथ, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट से भी लोग जुड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, जी। उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली एनसीआर झारखंड से से हैं। हैं, झारखंड से हैं, झारखंड से। जी। और बिहार से लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग हैं। हम देख पा रहे हैं कि काफी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं और सभी अच्छे लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और सभी का अपना एक काम करने का अनुभव है। यहाँ समय की एक मर्यादा है जिसके कारण हम सभी को सुनने का, बोलने का मौका नहीं दे सकते, लेकिन आने वाले जी। समय में हम कोशिश करेंगे कि आप अपने प्रयास सवालों रहेगा। को लिख के भेजिए और हम सब उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप जी। सब इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने साथ दिया, सुना, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात, तब तक जुड़े रहिए ISRN के साथ। नमस्कार। थैंक यू। ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्ते श्री काशीकर सर। संजय भाई साहब नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। चलिए।